3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका। मैं सेकंड ईयर में ही जेंगो सीखा था और पूरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिर फोर्थ ईयर लास्ट हो गया। अब 1 साल तो 6-7 महीने हो गए, तो लगभग 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज हो गया जेंगो का। तो मैं जब सिखाऊँगा ना, तो आपको कोई भी एरर आएगा तो नो डाउट मैंने कभी न कभी फेस किया होगा। जैसे हो सकता है पाइथन में क्या हुआ, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस वगैरह ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी, उसके बाद डायरेक्ट जेंगो पे जो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला था उसने जेंगो स्टार्ट कर दी। और जेंगो साथ-साथ क्यों मैं इसलिए पूछ रहा था कि एचटीएमएल और सीएसएस मैं नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता उतना। मुझे भी कॉपी पेस्ट आता है, जो मोहिनी ने बताया ना, बूटस्ट्रैप आता है, तो हमें भी सिर्फ बूटस्ट्रैप ही आता है। गूगल करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर कि आना चाहिए, और आना भी चाहिए क्योंकि गुरु को आता है, तो गुरु ने शायद से आप लोगों को सिखाया भी था। और जब आप एचटीएमएल और सीएसएस अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो नो डाउट हम तो जेंगो की तरफ जा ही सकते हैं। तो मैं सिर्फ बैकएंड लैंग्वेज सिखाऊँगा, और बैकएंड में बहुत ऐसी-ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो आपको आना चाहिए। क्योंकि आप बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट जब कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे लॉजिक्स आपको लगाने होते हैं, ऐसे सिचुएशंस आपका माइंड घूम जाएगा। ठीक है? जस्ट अ सेकंड। ठीक है? तो बैकएंड में अगर बैकएंड की बात करें तो ऐसे-ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं, जहाँ पे आप सोचते रह जाओगे, गूगल करते रह जाओगे, कोई आंसर्स नहीं होंगे। तो उस समय आपका लॉजिक ही काम आता है एट लास्ट मोमेंट पे। एक लॉ आपका लॉजिक एक अच्छा मेंटर, मेंटर मतलब चाहे आप वो यूट्यूबर हो, जैसे होता है ना कि कोई लोग किसी एक चैनल को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक हैरी है, कोड विथ हैरी, तो बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, कोड विथ हैरी को। एक कोड बेसिक्स है, ऐसे बहुत सारे कोडर्स हैं। तो लोग एटलीस्ट उनको फॉलो करके रखते हैं, सब्सक्राइब करके भी रखते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि आप किसी न किसी एक को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एक ही चीज़ का हज़ार सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस तरीके से किया, मैंने इस तरीके से किया तो आपका सही है या मेरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस आउटपुट सेम आना चाहिए, आप जैसे भी करो, नो डाउट। तो ये होता है। तो जब आप जेंगो स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग से ही फंक्शंस और क्लास से आपका सामना होगा। तो मेक श्योर कि फंक्शंस जितने भी तरह का होता है, जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं, वो सब आपको पहले से पता होनी चाहिए। और क्लास का जो जहाँ तक बात रही क्लास का, तो अगर सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें और जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो ये सब क्लास आप पहले से थोड़ा बहुत अवेयर हो। मैं उसको पाइथन के तरीके से पढ़ाऊँगा कि पाइथन में क्लास क्या होता है, कैसे होता है। और काफ़ी ईज़ी है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता। बस ये होता है कि अगर आपने एक बार समझ लिया, देखो आप कितना भी समझ लो, लेकिन पाइथन ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो इससे ईज़ी आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं मिलेगा। आप देख लेना, आप लोगों लोगों को बहुत से लोगों को लगता है कि पाइथन ईज़ी लैंग्वेज है, छोटा लैंग्वेज। लेकिन ये उनके लिए है जो एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कम से कम क्योंकि आपको मज़ा आता है यार, करोगे ना, आप एक कोडर हो, तो आपको प्रोग्रामिंग में धीरे-धीरे अच्छा लगने लगता है, थोड़ा-सा मोहब्बत सा होने लगता है। तो जब प्रोग्रामिंग अच्छा लगने लगेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसपे टाइम दोगे, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं टाइम दोगे। और हाँ, तो उसका जब क्लास-व्लास पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जेंगो में आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ये सब चीज़ आपको जब पहले से नहीं पता होगा ना, तो आपको फिर जेंगो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो, जेंगो के अंदर जितने भी फाइल्स मिलेगी आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइथन की फाइल मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो पाइथन का ही फ्रेमवर्क है, तो पाइथन की ही फाइल मिलेगी। उसमें हर एक सेंटेंस, उसका हर एक कोड्स, वो पाइथन का कोड होगा। ठीक है? वही कोड होगा जो आप पहले पढ़ चुके हो। सेम वैसे ही आप रिटर्न कर रहे होंगे जैसे आप फंक्शन में रिटर्न करते हो। सेम वैसे ही वहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होंगे जैसे आप करते हो पाइथन में। इम्पोर्ट भी उसी तरह से करोगे, जैसे आपको मैंने बताया था कुछ चीज़ों को हमने इम्पोर्ट किया था और उस लाइब्रेरी को अपन इस्तेमाल कर सकते थे करते थे। याद है आपको? अगर आपको याद होगा, मिथुन भी है, इम्पोर्ट मैथ अपन करते थे। फिर मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकालते थे या किसी चीज़ यूज़ करते थे। याद है? साइन थीटा, कॉस थीटा, बहुत सारा चीज़ किया था हमने इम्पोर्ट फंक्शन में। यस यस। तो ऐसा यही सेम चीज़ आपको जेंगो में करने हैं, क्योंकि अब हमारे पास तो बनी-बनाई बहुत सारी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। तो हाँ, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस यस। हाँ, हाँ। तो इस तरह से करेंगे, तो सारा का सारा कोड जो होगा ना, वो पाइथन का ही होगा। तो ठीक है, कल इसलिए मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे देता हूँ आपको पाइथन को, क्योंकि पाइथन में ना ऊपर से आप पढ़ के निकल लोगे, तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला। मज़ा कैसे कि आपने एक बार देख ली, फिर मेक श्योर आपको याद ही नहीं रहेगा फिर तो, ये अधिक समय तक। लेकिन जब आप जेंगो में जेंगो स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन सी होगी।
कन्फ्यूजन ऐसा होगा कि छोटे-छोटे चीज़ों के लिए आपको गूगल करना होगा और पता चलेगा वो तो एक पाइथन का सिंटैक्स है। पाइथन में पढ़ना चाहिए था पहले, ठीक है? तो इस चीज़ को इसलिए पाइथन को अच्छे से कर लें, तो याद रखिएगा जितना अच्छा आपका पाइथन का कॉन्सेप्ट होगा ना, उतनी ही तगड़ी आपकी जेंगो का कॉन्सेप्ट होने वाला है। राइट? तो आप पाइथन का कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो और अच्छा कैसे कर लो, जितना मैंने पढ़ा है ना सफिशिएंट है। अब तक मैंने पढ़ा है और जो भी थोड़ा-सा कुछ लेक्चर्स आगे चलेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट टू लर्न जेंगो। तो बस इतना ही है कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, रिमाइंड करते रहना, आप भूलना मत ये सब चीज़ों को। जैसे मैं नहीं भूल रहा हूँ ना यार, तो आपको भी नहीं भूलना है। तो मैंने तो सेकंड ईयर में ही सीख लिया था, तो आप लास्ट ईयर में हो, तो शायद से मेरे से ज़्यादा सीरियस होंगे आप लोग। तो मेरा तो अब काम खत्म हो गया, तो मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है, पर आपकी तो प्रैक्टिस नहीं हो रही ना। आपका तो वो कॉलेज टाइम है, तो ये आपके दिमाग में, ज़हन में होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर में जब आप बताओगे ना कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो पाइथन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सिंटैक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, कई सारे मोस्टली लगभग 1 ही 2 में रिजेक्ट हुआ मैं। लगभग 13-14 इंटरव्यू दिए, तो लगभग 10-12 में मैं पास ही हो गया और जो विदेश वाले थे 1-2 जो फॉरेन के थे, उसमें शायद मैं रिजेक्ट हुआ। तो ऐसा होता है कि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो अगर आप इसमें करोगे, जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आपको यही सब चीज़ें पूछाएगी, जो आप इग्नोर कर बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? आप फ फंक्शन बनाना और भी आप अपने फ्रेंड से पूछना कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है? वो बता देंगे फंक्शन ऐसे होता है, ऐसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। फिर जब आप उससे पूछोगे पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होता है? उसे आर्गुमेंट भी पता है, उसे पैरामीटर भी पता होगा। पूछोगे पोजिशनल क्या होता है? ये कीवर्ड क्या होता है? ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होता है? तो ये चीज़ नहीं पता। उसे तो भैया मुझे सिर्फ़ फंक्शन बनाना आता है, पैरामीटर डालना आता है, आर्गुमेंट बस हमें काम से काम चाहिए। काम से काम तब चाहिए ना जब आप कंपनी में चले जाओगे, ठीक है? अभी जैसे मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे अब काम से काम चाहिए, ठीक है? हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि कोई क्लाइंट्स हमारा बोलेगा, भैया मुझे इस तरह का चीज़ चाहिए, तो मैं तो उसका रिज़ल्ट सॉल्यूशन निकाल दूँगा कि मुझे काम से काम चाहिए, चाहे कोड कैसा भी हो, लंबा, चौड़ा, छोटा, कैसा भी कोड हो, मैं बस काम से काम चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए। पर दैट इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है? आपको काम से काम ही सिर्फ़ नहीं चाहिए, आपको उसका कांसेप्ट भी होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में बोल सकें। आपका इंटरव्यूअर पूछ देगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होता है? पूछ देगा पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होता है? आपने कल पढ़ा है? अभी मैं बता दूँ कि ये आज जो मैं पढ़ाने वाला था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, ये क्या होता है? तो जिस अभी लग रहा है ना आपको कि क्या होता होगा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स? उस तरह से जिनको ये नहीं पता होता हो, वो बोलते थे कि नहीं पता, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए एज़ अ सिंटैक्स। तो हालाँकि मैं आज बात करने वाला था अगला जो आर्गुमेंट्स था हमारा, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, राइट? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स आज ही हम अपन पढ़ने वाले हैं। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ये होता है कि वेरिएबल के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे अपन डिक्लेयर करते थे ना, जब कोई वैल्यू को होल्ड करने के लिए कोई अपना वैल्यू का इस्तेमाल करते थे, कोई कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर अपन वैल्यू को स्टोर किया जाए, तो वो वेरिएबल होता था। एक प्रकार का डेटा होता था जिसमें से अपन कुछ वैल्यू को स्टोर करते थे, उसका एक नाम मेंशन करते थे, ठीक है? और उसका जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट हो उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, आज भी बता रहा हूँ और हमेशा बताता रहूँगा कि कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट आप तभी लेना जब उसका रिक्वायरमेंट आपको हो, ज़रूरी हो, उस हिसाब से पढ़ना, ना कि सिर्फ़ पढ़ने के लिए पढ़ना, उसको यूज़ करने के लिए पढ़ना, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, बस आपके पास जब रिक्वायरमेंट आएगा ना, तो आपको सॉल्व करने के बाद उसका इस्तेमाल करना होता है। तो जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो, मैं इसलिए हमेशा यही कहता हूँ जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि जैसे आपने पोजिशनल में ये देखा ना कि n नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हो नो डाउट, ठीक है? लेकिन अगर मैं बताऊँ कि जब आप n नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट दोगे, तो आपको n नंबर्स ऑफ ये भी तो डिफाइन करने होंगे। जैसे मान लो बहुत सारे तो n1 मान लो n2 n3 n4 ब्ला, ब्ला, ब्ला इस तरह से बहुत तो आएँगे ना। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? जब आप मान लो एक ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है कि उस फ़ंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आनी है, तो आपके पास लेकिन वो एक मान लो बहुत सारी चीज़ें आनी है, 50 चीज़ें आनी है, तो आपको 50 चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन भी करनी होंगी। फिर उसका आपको ख़्याल भी रखना होगा कि अगर पोज़िशनल वे में दे रहे हैं, तो n1 की वैल्यू पहले आनी चाहिए, n2 की वैल्यू उसके बाद n3 की, उसके बाद n4 का उसके बाद। लेकिन अगर आप फिर वही कीवर्ड में वे में दे रहे हो, तो ये डिफाइन करना होगा कि n4 इक्वल टू क्या है, n3 इक्वल टू क्या है, n2 इक्वल टू क्या है, n1 इक्वल टू क्या है, एवरीथिंग। यही आप डिफ़ॉल्ट में मतलब अगर आपने कुछ वैल्यू को डिफ़ॉल्ट कर रखा है, वो आपकी मर्ज़ी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। लेकिन
कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे वैल्यू तो एज़ ए इनपुट फ़ंक्शन को देने ही हैं, बहुत सारे वैल्यू देने ही हैं। लेकिन आपको अगर टाइम सेविंग करना हो ना, टाइम सेविंग करना हो और अब टाइम सेविंग करना हो, तो आप क्या करते हो? तो पाइथन वाले भैया ने आपके लिए एक ऐसा सिस्टम लाया है, उसका नाम रखा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। मतलब लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, बहुत लंबा आर्गुमेंट्स अगर हो, ठीक है? लेकिन एक वेरिएबल में रख सकते हैं उसको, एक वेरिएबल में अगर आपको रखना हो। बहुत लंबा आर्गुमेंट्स हो और एक वेरिएबल के अंदर अगर रखना हो, मतलब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि जब आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, तो भैया इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट्स आने वाले हैं, एन नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स, जिसको किसी का काउंट ही नहीं कर सकते, उतना आर्गुमेंट्स आने वाले हैं, तो आप कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो मान लेते हैं 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 50 का ज़रूरत है तो हम लिख सकते हैं, पर 10,000 आ रहा है तो? कंप्यूटर है ना, ऑनलाइन आ सकता है, एनोनिमसली आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो तब आप क्या करोगे? तो पाइथन वालों ने इनका एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन क्या निकाला है? आपके पास एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स नाम का एक आर्गुमेंट्स बनाया, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल के अंदर एन नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स रख सकते हो। अच्छा, आपने लिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, पढ़ाया मैंने आपको। तो लिस्ट में क्या होता था, एक ही ऐसा कोई कुछ बोल रहे हैं? No, sir. I can get. ओके, ओके। तो लिस्ट आपने पढ़ा था, तो लिस्ट में क्या होता था कि एक ही जो हम वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर मल्टीपल्स वैल्यू को रखते थे, ठीक है? हालाँकि उससे पहले आपने इंटीजर पढ़ा था, तो a इक्वल टू 12, लेकिन जब आपने लिस्ट पढ़ी थी, तो a इक्वल टू एक ही वैल्यू को 12 भी रख सकते थे, कोई स्ट्रिंग रख सकते थे, ठीक है? फिर कोई वेरिएबल रख सकते थे, ट्रू और फॉल्स को रख सकते थे, मतलब जो बूलियन वाली वैल्यू होती थी, उसको रख सकते थे, राइट? तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यू को रख सकते थे, सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल क्या था? लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2, इस तरह से अपन डिक्लेरेशन करते थे। तो एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू रखते थे। फायदा इसका ये होता था, मैंने आपको बताया था कई सारे फायदे लिस्ट बनाने के, ठीक है? टपल बनाने के अलग अलग फायदे थे। तो अगर एक रखना हो तो नॉर्मल सा वेरिएबल बनाते थे, और दो या दो से अधिक रखना हो तो मल्टीपल रखने हो तो इस तरह का बनाते थे। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव याद है आपको? मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। तो जैसे उसी तरह से पाइथन वालों ने एक आपके लिए खास व्यवस्था किया है कि आपको ऐसा फंक्शन बनाना हो जिसमें मल्टीपल वैल्यू आएँगी, ठीक है? लेकिन ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स है, तो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा वो, ठीक है? लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। हालाँकि बाद में कुछ ऐसा भी रिक्वायरमेंट्स आया कि भैया हम मल्टीपल तो डालेंगे, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक वैल्यू का अलग-अलग नाम रखें? तो ठीक है, ऐसा भी है। अब मैं वो भी आपको बताऊँगा, हर एक वैल्यू का अलग-अलग नाम रखें। उससे पहले मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाया था, लिस्ट पढ़ाया था, टपल पढ़ाया था, हर चीज़ पढ़ाया, सेट से लेके हर चीज़ पढ़ा दिया आपको। तो आई होप वो सब आपके दिमाग में होगा, ठीक है? तो जब फंक्शन जब डिफाइन करते हैं और जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ आएँगी, ठीक है? मल्टीपल वैल्यूज़ आने हैं, लेकिन डिफाइन भी नहीं करेंगे मल्टीपल वैल्यू का नाम। तब कैसे कर सकते हैं? उस समय जो काम आता है, वो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, जिसमें एन नंबर्स ऑफ वेरिएबल पास कर सकते हैं। एन नंबर्स ऑफ वेरिएबल पास कर सकते हैं, जो वैल्यू होती है, उसको पास कर सकते हैं। बस इसका जो लिखने का तरीका होता है, वो हमें स्टार की मदद से लिखना होता है। वो स्टार की मदद से लिखना होता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब 1, 2, 5, 10 हो तो उसका डेफ़िनिशन उस तरह से देते हैं, जैसे N1, N2, नेम, एज, जैसा भी आप कल आपने बनाया था, ऐसा करते हैं। लेकिन जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि अनगिनत वैल्यू आएगा, इन्फिनाइट वैल्यू आएगी, तो इनफैक्ट जब वैल्यू आएँगी, तो उसको क्या चीज़ से करेंगे? स्टार से, और एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा। जैसे आपने अभी लिस्ट देखा, तो जब मल्टीपल वैल्यू वहाँ पर आ रही थी, तो एक न एक वेरिएबल के अंदर तो रखते थे ना अपन, लिस्ट के अंदर रखते थे। जैसे आपके पास मान लो इनफाइनाइट वैल्यू है, इसको अपन अभी फिलहाल हटाते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो लिस्ट के अंदर रख रहे थे अपन, है ना? लिस्ट के अंदर रख रहे थे। 1, 2, 3 ऐसा-ऐसा कुछ वैल्यू था, राइट? ऐसा वैल्यू था। तो देखो लिस्ट के अंदर रखे ना, ये लिस्ट एक वेरिएबल है, तो एक ना एक वेरिएबल तो चाहिए मल्टीपल। अब मान लो ये ए का वैल्यू है, ये बी का है, सी का है, डी का है, कुछ भी का भी है, हमारे अपने हिसाब से अलग-अलग है। तो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर तो रखा मैंने, ठीक है? सेम उसी प्रकार से किसी न किसी वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा। हालाँकि ये मल्टीपल आ रहा है, तो मान लें कोई वेरिएबल का नाम, अब अपने मर्ज़ी से आप दे सकते हो। जैसे नेम आपने दिया था ना, उससे दे सकते हो। तो मान लो एन, अब फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एन। तो अब क्या होगा, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यू दे रहे हो और हर एक वैल्यू का नाम भी डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने क्या लगाया? एस्टेरिस्क मतलब स्टार। याद रखिएगा, स्टार कब यूज़ करते हैं किसी फंक्शन को? फंक्शन में एज़ आर्गुमेंट्स, जब आपको मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करना हो। एज़ अ इनपुट मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करना हो किसी फंक्शन को, और उसका अलग-अलग नाम भी नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है? उसका अलग-अलग नाम भी नहीं दे रहे कि ये क्या है, ए की वैल्यू है, ये नेम का वैल्यू है, ये ऐज है, ये क्या, वो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू दिए जा रहे हैं। अच्छा,
तो ये जब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिए जा रहे हैं ना, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्टार लगा देते हैं। और एक वेरिएबल का तो नाम होना चाहिए। मान लो इस लिस्ट में भी अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो एक लिस्ट का नाम हमने दिया था ना, तो उस तरह से एक वेरिएबल का। तो जो भी आपने ये फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप जो भी मल्टीपल वैल्यूज आप देंगे, जो भी मल्टीपल वैल्यू देंगे, वो कहाँ स्टोर होगा? इस एन के अंदर। अब जब आपको पता है पाइथन में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का क्या तरीका है, ये नॉन प्रिमिटिव। कैसे? वो या तो लिस्ट में होगा या टपल में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? या तो लिस्ट में होगा, या टपल में होगा, या डिक्शनरी में होगा, या सेट में होगा। ये फ्रोजन सेट भी था। यही 4-5 तरीका है ना, जहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। चाहे वो डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, सारे का एक मिश्रण होता था। ठीक है? मिक्सचर होता था। तो सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और वो क्या होता था, या तो लिस्ट या टपल। ठीक है? तो यहाँ भी जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, और यहाँ पे जब आपने स्ट्रिंग लगा दी, तो एक ही वैल्यू चाहिए हमें। अब इसके अंदर वो सारा का सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो आपने कॉल करने के वक़्त आपने प्रोवाइड कराया है। ठीक है? तो अब देखते हैं ये कैसे काम कैसे करता है। तो काम ऐसे करते, जैसे फंक्शन बनाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है डीईएफ तो लगाएँगे हम, और फंक्शन का नाम मान लेते हैं फन रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। और हम क्योंकि मल्टीपल दे रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? स्टार लगा देंगे, और एक वेरिएबल का नाम, जिसके अंदर वो स्टोर होगा, चाहे वो लिस्ट में हो, टपल में हो, कैसे भी हो। एक एक तो नाम देना पड़ेगा ना। मान लो मैं एन ही देता हूँ, ठीक है? एन देते हैं और प्रिंट करते हैं एन, मतलब अब जो भी वैल्यू आएगी वो एन के अंदर होगा। ठीक है? अभी रिटर्न हमने कुछ नहीं किया। अब रिटर्न तो करना ही होगा, पर अभी जब हम कुछ नहीं करते तो पाइथन में एरर नहीं आता, क्या आता है? नॉन रिटर्न करता है। ठीक है? तो अब देखो, हमने एक फंक्शन बना दिया जिसमें क्या अपन मल्टीपल वैल्यूज़ देने वाले हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमारे मल्टीपल वैल्यू अनगिनत वैल्यू देंगे, अनगिनत। अनगिनत देंगे, अब लेकिन वो कहाँ पे स्टोर होगा? अब अनगिनत देंगे, उसका नाम तो नहीं दे सकते ना, तो नाम नहीं दे सकते, तो कैसे होगा? उसको अपने ये इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ठीक है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अपन दे रहे हैं। ठीक है? स्टोर किस में करें? सिर्फ और सिर्फ एन में। तो चलो उसको चला के देखते हैं। चलो फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखो ये सजेशन भी दे रहा है कि ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स है। चलो पास करते हैं, 1 पास करते हैं, 2, 3, 4, 43, मतलब क्योंकि जब आप एन नंबर्स दे दो, कोमा सेपरेट देना पड़ेगा। ये तो आपने देखा हर एक में, कोमा तो लगाना पड़ेगा ना। चलो, इतने वैल्यू को हम पास कर रहे हैं। ऐसा हम चाहे तो 1000 पास कर सकते हैं, कई सारे पास कर सकते हैं। देखो, पास किया हमने, ये क्या प्रिंट किया? ये इस फंक्शन को कॉल किया, फन नाम के फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल किया, और उसको कुछ आर्गुमेंट्स चाहिए, और स्टार लगा दिया हमने। अच्छा, क्या होगा जब स्टार नहीं लगाएँगे तो? स्टार नहीं लगाएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एन होगा, तो इसका मतलब ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स कितने वैल्यू चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1, एन। जो भी वैल्यू हम अपन देंगे, वो किसके अंदर स्टोर होगा? एन के अंदर। अभी भी जो दे रहे हैं, वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है? एन के अंदर। लेकिन हम कितना वैल्यू दे रहे हैं? मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं। वो सारा का सारा स्टोर हो रहा है, कहाँ? एन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स बनाया है। हमारा जब रिक्वायरमेंट ऐसा होगा, ज़रूरत हमारा ऐसा होगा कि हमें मल्टीपल वैल्यू तो प्रोवाइड करवाने हैं, लेकिन क्या? लेकिन वहाँ पर अपन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही में के अंदर सारा का सारा चीज़ रखना है हमें। तो इस तरह से रख सकते हैं। देखो, प्रिंट हमने एन कराया था, तो ये जितना भी वैल्यू हमने प्रोवाइड कराया एज़ अ आर्गुमेंट्स, तो वो क्या कहाँ का कहाँ, सारा का सारा कहाँ प्रिंट हो गया? मतलब इस एन में स्टोर हो गया। अब क्योंकि एन क्या है? नॉन प्रिमिटिव, तो ये देखो कैसे हुआ? 1, 2, 3 जो भी हमने दिया था, ये बन गया। अच्छा, आप लोग अवेयर हो, ये क्या है? कौन से फॉर्मेट में ये? टपल है ये। कौन-सा डेटा टाइप में है? टपल में। तो अब क्योंकि टपल इसलिए भी बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट क्यों नहीं लिया, टपल क्यों लिया? क्योंकि टपल सिक्योर होता है। जब फ़ंक्शन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो पाइथन वालों ने सोचा क्यों ना टपल प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि आपका पासवर्ड टाइप का हो या कुछ भी हो, वो टपल में ही आ जाएगा। फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मान लो आपने फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, और एन के अंदर तो आ गया, ये जो जितने भी डेटा होंगे वो एन के अंदर आएँगे, और अपन एक लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन एन, एन के अंदर है ना, प्रिंट आई, आई को क्या करेंगे? प्रिंट करा दिया हमने। अब फिर से फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं। देखो क्या हुआ? 1, 2 वही जो भी चीज़ें थी, वो फॉर लूप चला। अब इसका ये यहाँ से यहाँ तक का बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो अच्छे से पता है फॉर लूप कैसे काम करता है। बात बस इतनी है कि ये जो हमने ये फंक्शन को कॉल किया था, ये जो फंक्शन को कॉल किया था, उसके अंदर ये जितनी भी वैल्यू हमने प्रोवाइड कराई, सबका नाम अलग-अलग नहीं दिया। कौन-सा आर्गुमेंट्स बनाया? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। उसमें क्या हुआ? जितनी वैल्यू देंगे ना, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है? अब उससे लेकिन वैसा बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? स्टार लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या होगा जब स्टार नहीं लगाएँगे? चलो ये करके भी देखते हैं। जब स्टार नहीं लगाएँगे, तो वो एक ही वैल्यू समझेगा। अब उसे कितना वैल्यू चाहिए? 1। अब एन को आप प्रिंट करके देखो। और एक फंक्शन बन गया।
अगर फिर से फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे तो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी फंक्शन बनाया आपने, इसको कितनी वैल्यू चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1, क्योंकि आपने 1 रखा ना, n है सिर्फ़। कल आपको याद है नेम, सिर्फ़ नेम तो सिर्फ़ नेम, एज तो एज या नेम एज जितना चाहिए। तो ये एरर क्या आया? देखो आप एरर भी पढ़ना सीखो। फंक्शन टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट। फंक्शन को कितना आर्गुमेंट चाहिए? 1, वो भी कौन-सा? पोजिशनल आर्गुमेंट। बट 12 वेयर गिवन, आपने 12 दिया। कितना शानदार एरर बताया आपको इसने कि फंक्शन को एक आर्गुमेंट चाहिए, वो भी पोजिशनल, और आपने उसको 12 दे दी। ठीक है? तो आपको अगर मल्टीपल ही देने हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? स्टार लगा दोगे। अब स्टार आपने लगा दिया, तो आप जब कॉल करोगे इस फंक्शन को, आप जितने भी नंबर्स ऑफ वैल्यू पास करोगे, ये हो गया, देखो इसके अंदर आ गया। अच्छा, आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। मे बी इसमें शायद हम अपन स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। देखो, स्ट्रिंग भी डाल दिया, तो अब क्या कि क्योंकि इसमें सारा मिक्सचर होता है ना, पाइथन में ये एरे जैसा नहीं है कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए या फिर स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सारा का सारा वैल्यू को डाल दो एक साथ, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटी देती है पाइथन। तो देखो अब ये कॉल हो गया, अब देखो जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, जो भी प्रिंट कराया था, प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग डाला था, स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया इसके अंदर से। ठीक है? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास जैसे कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर में आप प्लस करते हो तो प्लस का बटन दबाते जाते हो वो प्लस करता जाता है। जैसे अगर मैं कैलकुलेटर देखूँ, तो क्या होता है? देखो, अगर मैं इसमें से कुछ वैल्यू पास करूँ 8 प्लस 9 प्लस, वो देखो ऐड करते जा रहा है। यहाँ देख पा रहे हो 17 मतलब प्लस 6 प्लस, देखो ऐड करते जा रहा है रन टाइम पर। ऐड जितना वैल्यू मैं दे रहा हूँ, वो ऐड करते जा रहा है। मैं प्लस दबाते जा रहा हूँ, वो ऐड करते जा रहा है। ठीक है? ऐड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है वो। राइट? तो ये रन टाइम पर ऐड करते जा रहा है ना, तो मल्टीपल वैल्यूज़ अपन पास कर रहे हैं। अच्छा, कभी-कभी आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे भी कैलकुलेटर्स होते हैं, जो अपन बचपन में इस्तेमाल नहीं करते थे, ऐसे भी इस्तेमाल करते थे कि वो रन टाइम में ऐड नहीं करता था। वो रन टाइम में ऐड नहीं करता था, वो क्या करता था, पहले आपसे डेटा लेता था। याद है आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशन 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, वो पहले लेता था, आप देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ठीक है? आपने देखा है कुछ ऐसे भी कैलकुलेटर्स बचपन में होते थे, पहले बहुत बचपन में। अगर आपने देखी होगी तो। ऐसे करके देते जाओ, तो लास्ट में जैसे आपने एंटर दबाया, तो वो रिज़ल्ट दे देते। मैं जोड़ा नहीं, मैं ऐसे अपने मन से लिख दिया 5, 5, 5, ये इसका उतना नहीं होगा। तो जो भी होगा, मान लो तो कितना होगा? 125 मान लेते हैं, होगा। तो ये लास्ट में प्लस प्लस करते जाओ, या बीच में आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है? लगाते हो, लास्ट में आउटपुट दे देता था। तो ऐसे भी कैलकुलेटर्स होते थे पहले। ठीक है? तो उसी को इस्तेमाल करने के लिए अब उस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। कैसे? मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाया। देखो, आप इसको रियल लाइफ से मैं रिलेट कर रहा हूँ। मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाया और उसमें मल्टीपल वैल्यू आनी है। मल्टीपल वैल्यू कैसे? बिल्कुल इस तरह से 1, 2, 4 इस तरह से ऐड करने के लिए। राइट? तो हमने जब मल्टीपल वैल्यू आए तो अपन तो नाम तो ही रखेंगे, A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ तक तो A5 तक खत्म ही, A7 तक खत्म ही हो जाना है। फिर A8 भी आ गया, तो इसके लिए क्या बना है आपके पास? अ, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ठीक है? तो मान लेते हैं एक फंक्शन बनाया जिसमें अपन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ले रहे हैं। अब देखो n के अंदर क्या, एक टपल फॉर्मेट में आएगा। n के अंदर जितनी वैल्यू आएगी, कैसे हो जाए, क्या हो जाएगा वो? टपल फॉर्मेट्स में आएगा। सारा खेल तो वैल्यू का ही है। वो वैल्यू ही तो रिटर्न करना है, वैल्यू ही चाहिए, वैल्यू, 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 सारा चीज़ वैल्यू ही है। ठीक है? तो अपन ये जो जितनी वैल्यू आएँगे सबको अपन n के अंदर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये स्टार लगा दिया, तो जितने ये मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है एक साथ, और कहाँ एक्सेप्ट होगा? n में। और वो भी कैसे? किस वे में? टपल के वे में। ठीक है? अब n के अंदर क्या है? टपल है। अब उसके लिए क्या लगाएँगे? मान लेते हैं हमें सबका सम चाहिए, तो फॉर I इन n हर एक वैल्यू आएगी, और मान लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस I। सबसे उससे उससे पहले सम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं ऐड का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। सम इक्वल टू 0, और क्या है? फॉर I इन n, मतलब n के अंदर मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से होंगे 1, 2, 3, 4, 3। तो हर एक वैल्यू को फेच करेंगे, पहले इसको, फिर इसको, इसको ऐड करते जाएंगे। सम पहले 0 लेना पड़ेगा, फिर सम को उससे I से ऐड करते जाएंगे। फाइनली लास्ट में प्रिंट से फॉर लूप से बाहर निकलकर एसयूएम को प्रिंट कर देंगे। राइट? अब देखो हमने एक फंक्शन बना दिया, ये फंक्शन हमने बना दिया। ऐसा चीज़ हमें अगर बार-बार चाहिए होता है, तो बार-बार ये चीज़ ऐड करना होता। ठीक है? फंक्शन उसी को रीयूजेबिलिटी कहते हैं, कि हमने एक ही बार बना दिया, अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फंक्शन को कॉल करना है। चलो फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर वैल्यू देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं, 7 देते हैं। ठीक है? अच्छा, स्ट्रिंग नहीं दे सकते।
स्ट्रिंग यहाँ पर एरर दे देगा, एक्सेप्ट तो कर लेगा, यहाँ तक एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी रन हो जाएगा, ये लाइन भी रन हो जाएगा। इस लाइन में तब तक रन होगा जब तक यहाँ पे इंटीजर आएगा। मान लेते हैं आप अगर आपने एक भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा दी तो ये एरर यहीं पे एरर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम एक बार, क्योंकि वो सम में कुछ वैल्यू होगा जो इंटीजर टाइप का होगा और यहाँ भी कुछ इंटीजर टाइप का होगा, लेकिन आई में उस बार क्या आ जाएगा, एक स्ट्रिंग आ जाएगी, और इंटीजर और स्ट्रिंग तो ऐड हो ही नहीं सकता। ठीक है, 8 और राम कभी ऐड हो सकता है? 8 राम थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से देखो, अभी कॉल किया हमने, देखो रिजल्ट क्या आया 28, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। देखो, तो ये हमने कॉल किया इस फंक्शन नाम के फंक्शन को, इसको, और इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल वैल्यू को दिया। ये क्या किया, सारे मल्टीपल वैल्यू को n में रख दिया। ठीक है, अच्छा चलो n, हाँ n में रख दिया, और उसके बाद जैसे जैसे इसको यहाँ पे अपने जो इसको वैल्यू चाहिए था वो मिल गया, तो ये इसके अंदर आएगा, मतलब ये फंक्शन रन होगा, इसके अंदर आएगा। हमने क्या किया, सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें वैल्यू 0 रखी, और फिर फॉर लूप चला दिया, क्योंकि n के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, इतने सारे वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे वो आ गई। फिर फॉर लूप चला दिया, अब i में क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर सम को उससे ऐड करते जाएंगे, मतलब इसको इससे ऐड करेंगे, फिर जो आएगा रिजल्ट उसको इससे ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे, मतलब फिर इसको सम में ही रखना है ना हमें। और लास्ट में जब ये सारा का सारा लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा फॉर लूप, तो फिर बाहर आएंगे और सम को प्रिंट कर देंगे। मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रिंट अगर आपको नहीं बनाना हो ना, तो यहीं पे मान लेते हैं इस फंक्शन को, रिटर्न क्या होता है, ऐसे ही काम करता है। ये तो अभी अब फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट कर दी ना, बेसिकली अपन फंक्शन के अंदर कभी प्रिंट नहीं करते, सिर्फ चेक करने के लिए प्रिंट करते हैं। याद रखिएगा, फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए प्रिंट करते हैं, उतना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता किस चीज का, एक वैल्यू तो रिटर्न करनी ही चाहिए। रिटर्न फंक्शन का गहना है, रिटर्न, राइट। फंक्शन के बिना रिटर्न नहीं, रिटर्न के बिना फंक्शन नहीं होता। तो ये अब रिटर्न क्या करोगे, जो भी आपकी वैल्यू है, 1 2 5 जितने वैल्यू आपको रिटर्न करने हैं आप रिटर्न कर सकते हो। तो अभी के केस में अगर हम सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम उम्मीद क्या रिटर्न करेंगे, जाहिर सी बात है सम को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो सम को हमने रिटर्न कर दिया। अब देखो फंक्शन हमने बना दिया, ये कंप्लीट फंक्शन है, ये कंप्लीट, क्योंकि रिटर्न भी आपने लगाया, आप आर्गुमेंट्स भी ले रहे हो, फंक्शन का नाम भी आपने डिफाइन किया, हर चीज, तो ये कंप्लीट है। ठीक, रिटर्न हमने क्या किया, सम। अब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लेते हैं देखो ये फंक्शन को कॉल किया हमने, और 1 2 3 4 5 6 7 डाल रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, रिटर्न 28 किया। हालांकि ये अभी आइडियली पे मैं कोड कर रहा हूँ, ये आइडियली है ना, तो आइडियली पे ये 28 रिटर्न कर दिया। अगर इसी कोड को आप प्रोग्राम पाइथन की फाइल में लिखोगे तो ये 28 रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो भी चीज रिटर्न कर रहा है ना, ये कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतने दूरी पर है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही दूरी पर है। वो जब इतनी दूरी पे है तो प्रिंट करेगा ही नहीं, इसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर तो रखना होगा, या फिर इसी को तो प्रिंट कराना होगा। कैसे, अभी देखो दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसके अंदर ये डाल दूं, ठीक है, अपन और कॉल भी करते हैं, क्या कॉल करते हैं इस फंक्शन को, देखो ये 28 प्रिंट नहीं होगा। आंसर सही है 28, वो आना चाहिए, देखो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। रिटर्न तो किया यहाँ से, लेकिन रिटर्न जो ये सम किया था ना, ये जिस जहां से आपने कॉल किया था, रिटर्न वही करेगा। तो ये रिटर्न करके इसको दे दिया कि जो सम की वैल्यू है हमारा ये है, ये इसके अंदर आ गया, तो आपको प्रिंट भी तो करना होगा, या तो प्रिंट कर लो या उसको किसी वेरिएबल के अंदर रख लो। मान लो सम इक्वल टू रख दिया हमने, सम इक्वल टू सम नाम के वेरिएबल मैंने रखा, और इस फंक्शन को कॉल करके जो भी इधर से रिटर्न आने वाला है, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी रिटर्न आने वाला है वो कहाँ स्टोर होगा, सम में। अपन चाहे तो बाद में सम को प्रिंट कर सकते हैं। एक सेकंड का कॉल आ रहा है, हेलो। ओके, तो अब जो सम को हमने रिटर्न किया, अब देखो 28 प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा था ना, जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा था, इसको अपन ये यहाँ तक आ रहा था, तो किसी न किसी वैल्यू के अंदर तो रखना होगा, तो सम के अंदर रख लिया, उसको हमने प्रिंट करा लिया। अच्छा, सिर्फ वैल्यू के अंदर ही क्यों, जब इसके अंदर वैल्यू है ही, तो अब अपन किसी नए वैल्यू के अंदर ना रख के, ये तो रखना ही होगा, ना रख के हम इसी को डायरेक्ट क्यों ना प्रिंट करा दें। हम चाहे तो इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं ना। तो क्या करें, आप इसको करो कॉपी, इसको डिलीट कर दो और प्रिंट लगाओ, और डायरेक्ट इसी को प्रिंट कर दो। देखो यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये प्रिंट फंक्शन जिससे प्रिंट करते हैं, ये दोनों साइड से लगी हुई है। तो देखो ये कॉल भी करेगा और एक साथ प्रिंट भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो गया।
तो इसको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू डालते हो और उसको प्रिंट कराते हो। तो इस चीज़ का आप मतलब आपने छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखा ना कि सम करने के लिए मोस्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेकिन आप चाहोगे इसके अंदर जैसे सम का हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक? ये सम का प्रोग्राम है, जो फ़ंक्शन कुछ डेटा लेता है और उसको सम करता है। लेकिन आप स्ट्रिंग दे दोगे, आप ये गलती नहीं करोगे क्योंकि आप सम कर रहे हो। दे सकते हो, नो डाउट उसने डेटा लिया, लेकिन कब एरर आया? सम प्लस आई में। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस मतलब ये जो स्ट्रिंग का टाइप आपने दिया था उसमें प्लस नहीं होगा। क्यों? इंटीजर और स्ट्रिंग का कोई मिलन नहीं हो सकता, मतलब ऐड नहीं हो सकता, राइट? तो ये प्लस नहीं इंटीजर और इंटीजर में होगा या फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में होगा, राइट? लेकिन इंटीजर और स्ट्रिंग का नहीं हो सकता। तो ये चीज़ उसने एरर दे दिया। अगर आप स्ट्रिंग नहीं पास करोगे, तो ये एरर नहीं देगा। वो आपने जैसा प्रोग्राम हालाँकि एक्सेप्ट किया था। अगर मान लो फंक्शन हमने बनाया और उसमें रिटर्न ये सम को इसको रिटर्न ये ऐड नहीं करते। जो भी आपने दिया उसी को रिटर्न कर देते हैं। एन के अंदर रख रहे हैं ना, एन को ही रिटर्न कर देते हैं। अब ये अपन दे रहे हैं। स्ट्रिंग भी हम देंगे तो स्ट्रिंग भी दे देगा। जो भी हमने दिया था उसको रिटर्न भी कर दिया। तो ये फ़ायदा है इसका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स इस्तेमाल करने का कि अपन कितना भी चाहें उतना ले सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आप चाहें तो जैसे कल आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था आपको? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। इसमें आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स भी ले सकते हो। कैसे? जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन बनाया फन नाम का और मान लेते हैं आपको बहुत सारी वैल्यू चाहिए। बहुत से तो आप स्ट्रिंग एन लगा दो और उसमें कुछ आपको ये भी चाहिए कि अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो। पाइथन वालों ने ये फंक्शनैलिटी दी रखी है। डिफ़ॉल्ट कैसे? जैसे n1 मान लो आपको चाहिए, n के अंदर बहुत सारी वैल्यू आएँगी और अगर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट भी सेट करना है, जैसे कल आपने देखा था कि डिफ़ॉल्ट को कहाँ सेट करते थे? सबसे लास्ट में, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट n1 की वैल्यू क्या डिफ़ॉल्ट होगी? 56 मान लेते हैं 56 तो अपन ये भी कर सकते हैं, आप प्रिंट करके देखो, n को भी प्रिंट करके देखो और n1 को भी प्रिंट करके देखो। अब n1 की वैल्यू अपन नहीं देंगे, अपन सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीपल वैल्यू देंगे n का। अब n1 डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो 1000, 2000 जितना भी 5, 10 जितना डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें, उतना भी आप सेट कर सकते हो। तो मान लो फ़ंक्शन को हमने कॉल किया और उसके अंदर 1, 3 ऐसा कुछ वैल्यू डाला, ठीक है? ऐसा कुछ वैल्यू डाला। देखो क्या प्रिंट हुआ 1, 2, 3, 4 जो मल्टीपल वैल्यू था, जो एक साथ हमने डाला था उसको स्ट्रिक्ट एन के अंदर रख दिया, ठीक है? एन के अंदर रख दिया और जो हमने डिफ़ॉल्ट वाला सेट कर रखा था, वो लास्ट में वो n1 की वैल्यू है 56 राइट? तो इस तरह का आप ख़्याल रखें कि जैसे हमने यहाँ पे एक बनाने के लिए सम इक्वल टू 0 नहीं लिया था, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। देखो, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो तो आपको बहुत सारे लॉजिक दिमाग में आएँगे। ऐसा कि ये सम इक्वल टू 0 लिया था ना, ज़ाहिर-सी बात है आप मल्टीप्लाई करोगे ये सॉरी एडिशन करोगे तो सम इक्वल टू पहले 0 लेना पड़ेगा और अगर आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो बहुत सारे वैल्यू का एक साथ तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर आप पहले से अवेयर हो सी प्लस प्लस वगैरह में तो आपको पता होगा। तो देखो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, सम इक्वल टू 0 लिया था तो हमने डिफ़ॉल्ट सम इक्वल टू 0 रख दिया और साथ-साथ देखो एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 रख लिया। इससे ये हुआ कि हम जो वैल्यू पास करा रहे हैं ना इसको, उसका हमें सम भी चाहिए और मल्टीप्लाई भी चाहिए हर किसी का। जो वैल्यू मान लो 1, 2, 3, 4 जे तो हर एक वैल्यू का सम भी चाहिए। एक छोटा-सा प्रोग्राम एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ डेमो और उसका मल्टीप्लाई भी चाहिए। जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, 24 इस तरह का चाहिए। तो n के अंदर जो अपन जो डेटा देंगे एक्चुअल डेटा वो पास करेंगे और उसका सम चाहिए तो पहले हमें सम इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ता है, आपको प्रोग्राम में आपका लॉजिक लगाओगे तो। और मल्टीप्लाई भी चाहिए तो मल्टीप्लाई इक्वल टू पहले 1 लेना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि 0 अगर लोगे तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 ही हो जाएगा और अगर ये 1 लोगे तो ये ऐड तो करेगा सबसे ज़्यादा एक लास्ट एक्स्ट्रा वैल्यू दे देगा, इसलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये सम का वैल्यू सम रिटर्न हो गया। अब एक कोड और बनाते हैं। एक कोड और क्या बना यहीं पे मल्टीपल का ही बना देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू MUL इंटू आई दोनों हो गया एक साथ। तो ये सम के अंदर सम होगा, ऐड होगा और मल्टीप्लाई के अंदर मतलब ये पहले 1 था, फिर उसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे करेगा, उसी के अंदर रखेगा भी और लास्ट में रिटर्न कर रहा है। तो साथ-साथ MUL को भी रिटर्न कर देते हैं। अब देखो फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब कोई पास कर रहा है वैल्यू 1, 2, 3, 4 देखो 2 वैल्यू रिटर्न हुई। अब जो रिटर्न हुआ वो भी टपल के फॉर्मेट में रिटर्न हुआ। पहले तो हमने क्या पास किया इसके अंदर 1, 2, 3, 4 ये कहाँ आके अटक जाएगा सिर्फ़ इसी के अंदर। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सम इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 ये हमने अपने असूलता के लिए बनाया, अपने प्रोग्राम को ईज़ी करने के लिए। तो देखो उसके बाद क्या लॉजिक लगाया फॉर आई इन n जो भी वैल्यू थी n के अंदर एक-एक वैल्यू को फेच करना था, सम इक्वल टू सम प्लस आई
ये तो हमें हमारा लॉजिक है। और मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इनटू आई, मल्टीप्लाई कर दिया एक एक वैल्यू से। ये एक बार चलेगा, एक बार चलेगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। और इस तरह से जब सम और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ हो गया क्लियर, मतलब ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो रिटर्न क्या कराया हमने, सम को भी और मल्टीप्लाई को भी। जो भी रिटर्न कराया हमने ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से अपन कर सकते हैं कि अपना डिफॉल्ट वैल्यू भी कुछ सेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, एनी डाउट? No, sir. यहाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नो नो नो। अच्छा, ये जो डेटा अपन दे रहे हैं ना, किसी ने कुछ टाइप करा, ओके, ये जो डेटा अपन दे रहे हैं ना, तो वो किस फॉर्मेट में वो रख रहा है, वो रख रहा है टपल के फॉर्मेट में। टपल तो आप लोग को पढ़ाया मैंने। अब वही सारा लॉजिक जो टपल के अंदर होता है ना, वो सारा इसके अंदर होगा। तो ये टपल के अंदर स्टोर कर रहा है, तो उस तरीके से आपको यूज करना है इसका, कि वो टपल में है, किस तरह से डेटा फेच करना है, किस तरह से क्या करना है, वो आपको दिमाग लगाना होगा, उस तरह से आप रिटर्न करो अपना इस्तेमाल करके। अच्छा, ये तो बात तब हुई जब आप एक टाइप के वैल्यू को पास कर रहे हो, मतलब ये टपल या लिस्ट टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी आपको मैंने पढ़ाया था। डिक्शनरी वही होता है जिसमें की और पेयर्स होते हैं। ठीक है, की और वैल्यू। डिक्शनरी कैसे होता था, ऐसा, जिसमें की और वैल्यू होता था। पहला जैसे 1 की हो गया और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हेलो, ये हो गया। फिर दूसरा मान लो 2 की हो गया और उसकी वैल्यू हाय। तो आपको अगर रिमाइंड कर पाओ तो आपको पता होगा। ठीक है, तो रिमाइंड अगर कर पाओ तो मैंने डिक्शनरी आपको पढ़ाया था। तो अगर आप जैसे डिक्शनरी जिस तरीके से काम करता है कि आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि हर एक वैल्यू के लिए अलग-अलग की देने हैं। जैसे हेलो के लिए 1 है, हाय के लिए 2 है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो डिक्शनरी वाली वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है। ठीक है? तो या फिर आप कहीं गूगल भी कर सकते हो, डिक्शनरी आपका रिकॉल हो जाएगा। तो अगर आपको आप ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है कि डिक्शनरी टाइप के वैल्यू को फंक्शन में पास कराने हो। डिक्शनरी टाइप के वैल्यू को, कि इन द सेंस कि आपको आपको डिक्शनरी टाइप का वैल्यू मतलब कि आपको उसका की भी देने हैं और उसकी वैल्यू भी देने हैं। जैसे आपको 1 भी देना है और आपको 2, 3 भी देने हैं। आपको ऐसा नेम भी देना है और उसका नाम भी देना है। ठीक है? आपको ऐज भी लिखना है और उसको उसका ऐज भी देना है। ये की और वैल्यू वाला सिस्टम हो रहा है, देख रहे हो आप? आप अगर डिक्शनरी को याद करने की कोशिश करो, ये की भी दे रहे हैं और उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं, की भी दे रहे हैं, उसकी वैल्यू को भी दे रहे हैं। तो इसको डिक्शनरी वे में बोलते हैं, ठीक है? और इस डिक्शनरी का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। कैसे? कैसे करोगे इस डिक्शनरी का? फंक्शन के अंदर जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि दोनों चीज़ आप पास कर रहे हो, तो उसको करने के लिए ना पाइथन वालों ने आपके लिए एक व्यवस्था किया है। और वो ये है कि आपने करना क्या है, फंक्शन तो उसी तरह से लिखोगे जैसे आप लिखते हो, ठीक है? अब आपके अंदर दोनों चीज़ पास कर रहे हो। अभी एक टाइप का वैल्यू पास कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू। अब आप उसका की भी पास कर रहे हो, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो आप 1 नहीं 2 स्टार लगाओगे। 1 नहीं 2 स्टार लगाओगे। और जब 2 स्टार लगाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या पास कर रहे हो? की और वैल्यू दोनों, की और वैल्यू दोनों पास कराओगे। बेसिकली इसको क्वार्क्स के फॉर्म में लिखा जाता है। KWARGS, क्वार्क्स। KW और ये आर्ग्स, आर्ग्स मतलब वही आर्गुमेंट्स, ठीक है? और इसमें जब आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में दे रहे हो, की भी और वर्ड, इसको KW क्यों लिखा जाता है पता है? के से होता है की, कहीं आपसे पूछ रहा तो के से होता है की और डब्ल्यू से होता है वर्ड। मतलब की भी दे रहे हो, उसका वर्ड भी दे रहे हो, उसका वर्ड मतलब वैल्यू, ठीक है? और अभी तक हमने जो लिखा था, इसको क्वार्क्स नहीं बोलते। इसको एन सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि एक ही टाइप का वैल्यू पास कर रहे हैं। मतलब उसका की नहीं दे रहे हैं, अपन 5, 10 फिर धड़ाधड़ पास किए जा रहे हैं। पर आपका जब रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि उसका की भी देने और उसकी वैल्यू भी देने, डिक्शनरी के टाइप का, सिर्फ़ डिक्शनरी को रिकॉल करने की कोशिश करो, तो आप डबल स्टार लगाते हो। इसको क्वार्क्स नहीं बोला जाता है, क्वार्क्स टाइप का आप ले सकते हो। केडब्ल्यू मतलब की और वर्ड, ठीक है? की और वर्ड। और इस तरह से, तो आप इस तरह से जब फंक्शन बना दिया आपने, तो अब जो वैल्यू डालेंगे आप, तो उसके अंदर आपको की भी डालना होगा और उसकी वैल्यू भी डालना होगा। अच्छा, ये इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों, आपका जब इसका रिक्वायरमेंट होगा ना आपको, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब मान लेते हैं एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन फन फन नाम का बनाया और हमें की और मतलब डिक्शनरी टाइप का देना है, तो 2 लेना पड़ेगा। और मान लेते हैं इसको रखा हमने क्वार्क्स के अंदर, KWARGS, क्वार्क्स वैसे बोलते हैं, आप यहाँ पे चलो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए इसलिए एन रखते हैं, एन रखते हैं। अब एन से आपको ये लगेगा कि एक ही वैल्यू, इसमें क्या है, DIC रखते हैं, डिक्शनरी टाइप का, ठीक है?
DI रखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, उसकी की भी आ रही है और वैल्यू भी आ रहा है। चलो ये इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट DI। तो अब देखो फंक्शन तो हमने बना दिया। अब किस टाइप का फंक्शन बनाया, जो डिक्शनरी टाइप का वैल्यू लेगा, जिसमें की भी होगा और वैल्यू भी होगा, राइट। तो हमने प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो अब आपको यहीं पे सारा चीज काम करना है। आपने डिफाइन तो कर दी, क्योंकि आपके पास की और वैल्यू वाला एक वैल्यू तो होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है, जैसे मैंने ये कौन सा आर्गुमेंट्स के अंदर आता है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के अंदर। जब ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के अंदर आता है, इसका मतलब जो वेरिएबल की संख्या होगी वो इन्फिनाइट में हो सकता है, 10, 20, 50 जितने भी हो सकते हैं। तो देखो कैसे कॉल करोगे इस फंक्शन को, आप उसका की भी दोगे, की इन द सेंस मान लेते हैं n1 इक्वल टू 10, 12, n2 इक्वल टू 13, n3 इक्वल टू 56, इस तरह से वैल्यू दोगे। तो आप कैसा वैल्यू पास करा रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इसे कौन सा वैल्यू चाहिए, क्वार्क्स टाइप का वैल्यू, मतलब की भी चाहिए और वर्ड भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। और एक स्टार होता तो लिस्ट या टपल में देते आप, लेकिन यहाँ पे 2 स्टार, इसका मतलब क्या है, आप की भी दे रहे हो, वैल्यू पास करो। मतलब यहाँ पे डिफाइन n1 भी आप बता रहे हो, मतलब जो उसका की है, जो उसके वेरिएबल का नाम है वो भी दे रहे हो, और एक्चुअल वैल्यू भी दे रहे हो, वेरिएबल का नाम भी दे रहे हो और एक्चुअल वैल्यू भी दे रहे हो। और ये यहाँ पर जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, ये किस टाइप का वैल्यू होगा, डिक्शनरी टाइप का, ठीक है। n3 इससे मल्टीपल हो सकते हैं, n4, n5, नेम, एज, कुछ भी हो सकता है। देखो कॉल किया, देखो प्रिंट किया, हमने प्रिंट लगाया था ना, प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, ये की है पहला और उसकी वैल्यू ये है, ये दूसरा की है उसकी वैल्यू ये तीसरा की है उसकी वैल्यू, इससे मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। इसे अब ये डिक्शनरी, आप यहाँ पे चाहो तो इसका क्या करो, टाइप प्रिंट करके देख लो, टाइप क्या टाइप है, ठीक है। तो टाइप इसका हमने फंक्शन बना दिया और इसको कॉल करते हैं एफएसएससी को, टाइप डिक्शनरी, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम डिक्शनरी किस तरह से पास करते हैं, तो इस तरह से टपल किस तरह से पास करते हैं, एक स्टार लगा के। देखो यहाँ पे टपल किस तरह से पास कर रहे थे, एक स्टार लगा के। जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ हो कि बहुत सारे वैल्यू पास करने हो, हमें बताना भी नहीं है कि आप कितना नंबर ऑफ वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है। और आपको आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि बहुत सारे वैल्यू आप पास कर रहे हो, ऐसा ये वैसे ही करते हैं, पास आईडी और पासवर्ड करना हो। जब आप जेंगो इस्तेमाल करोगे ना, तो जब आप डेटाबेस में भेजोगे, ठीक है, जब आप डेटाबेस में भेजोगे, उसका की और वैल्यू दोनों भेजना पड़ेगा। तो मान लो की में उसका ईमेल आईडी है और उसका जो वैल्यू है पासवर्ड है, ये पहले आदमी का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, हजारों का होगा, तो हजारों की वैल्यू हम इस तरह से पास करेंगे। आपका रिक्वायरमेंट जब ऐसा हो तो डबल स्टार लगाएंगे, क्वार्क्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, जिसमें की भी होंगे, वर्ड भी होंगे, इस तरह से आप फेच कर सकते हो। अच्छा, कभी आपका ऐसा हुआ होगा कि सर हमें ये तो समझ में आ गया था कि स्ट्रिक्ट स्टार एन लगाएंगे तो फॉर लूप लगा सकते थे, फॉर आई इन एन, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे लगाएंगे, फॉर आई इन, एक में लगाएंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। तो बस इसके लिए एक दूसरा तरीका ये है, मतलब तरीका ये है फैच करने का डेटा, कि देखो आप ये वैल्यू तो आपने जो पास की, तो ये देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं फंक्शन टाइप हटाते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ DI को प्रिंट करते थे, सिर्फ DI को प्रिंट करते थे, तो क्या प्रिंट होता था, पूरा पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाता था। n1 = 12, n2, अब हमें n1 अलग चाहिए, 12 n2 अलग चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, तो मान लेते हैं आपने एक इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दो, मान लो DI नहीं प्रिंट करना है, की अलग प्रिंट करने हैं और वैल्यू को अलग प्रिंट करने हैं। तो इसे अब तक ऐसे लगाते थे, फॉर आई इन n, याद है आपको, ऐसे लगाते थे। अब आपको दो वैल्यू चाहिए ना, की भी चाहिए और उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो फॉर i, j लगा दो आप। जे मतलब n x y z, दो कोई वेरिएबल ले लो, दो वेरिएबल लो, तो उसमें ये होगा कि की इसके अंदर आएगी और वैल्यू इसके अंदर आएगा। फिर अगले वैल्यू की, मतलब इसकी बात करें तो n1 इसके अंदर आएगी और n2 इसके अंदर। अगर इसकी बात करें तो n2 i के अंदर आएगी और 13 j के अंदर, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो फॉर i, j इन किसके अंदर, di, इन di, तो di के अंदर वैल्यू है। एक चीज आपको एक्स्ट्रा लगाना होता है, इसी को आपको याद रखना पड़ेगा, सिंटेक्स है आइटम्स, di डॉट आइटम्स, मतलब di के जो आइटम्स हैं उसमें फॉर लूप लगा रहे हैं, किसके लिए, di, ये di है, उसके आइटम्स, ये जो है आइटम्स उसके अंदर, ठीक है। और उसकी आई जे मतलब, आई मतलब की और जे में उसकी वैल्यू, आई में की, जे में उसकी वैल्यू, आइटम्स, ये आइटम्स लगाना है, ठीक है। और प्रिंट, अब उसके अंदर जैसे आप आओगे ना, आई के अंदर उसका की आएगा और जे के अंदर उसकी वैल्यू आएगा। अब आई को अलग प्रिंट करो और जे को अलग प्रिंट करो, चाहे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करोगे। अब देखो n1 12, n2 13, n3 56, ठीक है। तो आपको ये सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, फॉर i, j। अब तक आपने एक ही सिंटेक्स को यूज किया था, एक ही सिंटेक्स का,
तो कैसे फॉर आई इन दिस थिंग, जैसे आपने स्टार एन की बात करो तो स्टार एन में जैसे किया था ना आपने फॉर आई इन एन, और हम शुरुआत से ऐसे ही करते आ रहे हैं, पर पाइथन में आपने एक चीज नया देखा क्वार्क्स की वैल्यू, वो कैसे एक ऐसा आर्गुमेंट्स देखा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, जिसके अंदर अपन डिक्शनरी में भी डेटा डाल सकते हैं और एक बार में दो डेटा के साथ फॉर लूप चला सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं दो डेटा को, आई और जे। मतलब आई क्या है, ये की है, और जे क्या है, इसकी वैल्यू है। फिर आई क्या है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है, फिर की है वैल्यू है। फिर इसका इस्तेमाल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे, जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा, जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Me? No, no. तो कुछ बोल रहे हैं? कोई डाउट? राधा, साक्षी, अंजलि, मोहिनी, एनी डाउट? No. तो आर्गुमेंट्स तो हमारा समाप्त हो गया, तो इतना काफी है आपके लिए आर्गुमेंट्स का, मतलब इतना ही था लगभग। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जरूर करना हो। कल मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखना चाहता हूँ, बहुत छोटे छोटे, जिसमें आपको चारों आर्गुमेंट्स थोड़े थोड़े इस्तेमाल करना है। तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि बताना है, आप बस इस्तेमाल करोगे, सर देखिए ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स टाइप का आर्गुमेंट है, ये कीवर्ड टाइप का है, और ये जो अगला क्या था डिफॉल्ट टाइप का है, और ये जो हमने पढ़ा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ये इस टाइप का है।